दोस्तों, मुअम्मर मोहम्मद अबू मनियार अल गद्दाफ़ी ये नाम था लीबिया के एक तानाशाह शासक का, जिसे अमेरिका एक पागल इंसान माना करता था। गद्दाफ़ी अपने द्वारा की गई अय्याशियों के कारण काफ़ी मशहूर था। वो एक कट्टर इस्लामिक सोच का इंसान था जिसने खुद ही खुद को अफ्रीका के शहनशाह की उपाधि दे डाली थी। लेकिन गद्दाफ़ी का एक दूसरा चेहरा भी था। वो एक मजबूत राष्ट्रवादी सोच का इंसान था। असल में लीबिया वर्ष 1951 को ही आज़ाद हो चुका था, परंतु लीबिया की ये आज़ादी बस नाम की ही आज़ादी थी। आज़ादी के बाद भी लीबिया सरकार एक कठपुतली की तरह कार्य कर रही थी और इस देश के तमाम तेल भंडारों पर विदेशी कंपनियों का ही बोलबाला हुआ करता था। ऐसे में लीबिया के फौजी रहे गद्दाफ़ी ने 1 सितंबर वर्ष 1969 को कुछ अन्य विद्रोहियों के साथ मिलकर लीबिया के राजा इदरीस को सत्ता से बाहर किया और सेना प्रमुख के तौर पर शपथ लेकर इस देश की बागडोर अपने हाथों में ले ली। उस समय गद्दाफ़ी की उम्र मात्र 27 साल थी। सत्ता हथियाते ही गद्दाफ़ी ने अपने देश के कच्चे तेल के भंडारों को कब्जाए बैठी सभी यूरोप और अमेरिकी कंपनियों पर नकेल कसना शुरू कर दिया। साथ ही उसने कई ऐसे कदम भी उठाए जिससे लीबिया को बड़ा आर्थिक फ़ायदा पहुंचा। यहाँ तक कि गद्दाफ़ी ने लीबिया की उस पानी की कमी को भी दूर कर दिया जो यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी समस्या थी। और आज का ये वीडियो गद्दाफ़ी द्वारा हल की गई उसी पानी की मुश्किल को समझाने के लिए बनाया गया है। तो वीडियो से आखिरी तक जुड़े रहिए और जानिए कैसे एक कट्टर तानाशाह शासक ने दूर दूर तक फैले हुए इस सूखे रेगिस्तान में एक मानव निर्मित या कहिए कृत्रिम नदी ही बना दी थी। दोस्तों, रेगिस्तान पृथ्वी के उन हिस्सों को कहा जाता है जहां सालाना बारिश 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है, लेकिन लीबिया के हालात रेगिस्तान की इस परिभाषा से भी अधिक खराब हैं। यहां प्रतिवर्ष 10 सेंटीमीटर भी वर्षा नहीं हो पाती और ये थोड़ी बहुत बारिश भी केवल लीबिया के तटीय इलाकों में ही होती है। इस देश के आंतरिक हिस्सों में बारिश होते देख पाना बड़ा ही दुर्लभ माना जाता है। यही वजह है कि लीबिया के निवासी एक एक बूंद पानी को तरसते हैं। इस देश के अधिकांश निवासी ऐसे हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी वर्षा होते हुए नहीं देखी है। लेकिन पानी की कमी से जूझते हुए इस देश लीबिया में 50 के दशक के दौरान एक बड़ी खोज हुई। असल में जब यहाँ तेल के नए भंडार खोजे जा रहे थे तो तेल के भंडारों के साथ साथ 1.5 लाख क्यूबिक किलोमीटर पानी का भी एक विशाल भंडार मिल गया। ये पानी, जिसे फोसिल वाटर यानी जीवाश्म पानी कहा जाता है, धरती के अंदर बेहद अधिक गहराई पर मौजूद होता है। फोसिल वाटर को पेट्रो वाटर या पैलियो वाटर भी कहा जाता है, जो कि प्राचीन समय से भूमि में फंसा हुआ पानी होता है। ये पानी जमीन में ऐसे स्थान पर पाया जाता है जिसे वर्तमान में अबाधित स्थान माना जाता है, अर्थात भूमि के स्थान पर अब ना बारिश का पानी पहुंच पाता है और ना ही किसी नदी आदि से ये पानी रिचार्ज होता है। चूँकि धरती की भौगोलिक परिस्थितियां लगातार बदलती रहती हैं, इसलिए बदलते हालातों ने ही इस पानी को पृथ्वी के गर्भ में छुपा दिया। लेकिन आज की आधुनिक और ताकतवर मशीनों के जरिए इस पानी को बाहर अवश्य निकाला जा सकता है और ज़्यादातर मौक़ों पर जीवाश्म पानी पीने योग्य होता है। लीबिया में जीवाश्म पानी का इतना बड़ा भंडार मिला था कि ये माना गया कि ये पानी अगले सैकड़ों वर्षों तक लीबिया देश के सभी नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा। लेकिन समस्या ये थी कि पानी का ये विशाल भंडार लीबिया के दक्षिणी हिस्से में पाया गया था, वहीं दूसरी ओर लीबिया के अधिकतर शहर उत्तर दिशा में बसे हैं। ऐसे में यदि इस पानी को बाहर भी निकाला जाता तो भी इसे नागरिकों तक पहुँचाने के लिए एक बड़ी नहर या नदी बनाने की आवश्यकता होती, जिसके जरिए ही ये पानी लीबिया के उत्तर में पहुंच पाता। इंजीनियरों द्वारा अनुमान लगाया गया कि यदि इस पानी को लीबिया के हर हिस्से में पहुंचाना है तो उन्हें लगभग 3000 किलोमीटर लंबी एक नदी बनानी होगी और ये एक बेहद ही चुनौतीपूर्ण कार्य था। दूसरी समस्या ये भी थी कि लीबिया बड़ा ही गर्म इलाका है, यहाँ पानी का वाष्पीकरण भी तेज़ी से होता है। ऐसे में यदि एक नदी बना भी दी जाती तो 3000 किलोमीटर का सफ़र तय करते समय इस पानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो भाप बनकर हवा में ही मिल जाएगा। इसलिए 50 के दशक में देखा गया नदी बनाने का यह सपना लंबे समय तक एक सपना ही रह गया। लेकिन जब 70 के दशक में गद्दाफ़ी ने लीबिया की सत्ता संभाली तो उसने हर हाल में इस नदी की परियोजना को पूरा करने का फैसला किया। हालांकि इस नदी को बनाने का काम 80 के दशक में शुरू हो पाया। वर्ष 1984 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट का नाम द ग्रेट मैन मेड रिवर रखा गया। इस प्रोजेक्ट को शुरू करने वाले गद्दाफ़ी के सामने पहली चुनौती थी नदी में बहते पानी के वाष्पीकरण को रोकना। इसलिए उसने इस नदी को अंडरग्राउंड बनाने का फैसला किया, जिसके लिए बेहद विशाल पाइपों की आवश्यकता थी। गद्दाफ़ी ने अपने देश में कई पाइप बनाने की कंपनियों को स्थापित किया और इन कंपनियों ने कंक्रीट के करीब 5 लाख पाइप निर्मित किए, जिनमें से प्रत्येक पाइप 80 टन वजनी था। 13 फीट चौड़ाई वाले इन पाइपों में मजबूती के लिए कंक्रीट के साथ साथ लोहे के तारों का भी इस्तेमाल किया गया था। पाइपों में इतने अधिक लोहे के तार लगे थे कि यदि उन सभी तारों को आपस में जोड़कर फैला दिया जाए तो उन तारों से
पूरी पृथ्वी को कई बार लपेटा जा सकता था। एक तरफ जहां इन पाइपों को बनाने का काम हो रहा था, वहीं दूसरी ओर इन पाइपों को लगातार नदी निर्मित होने के स्थान पर पहुंचाया भी जाना था। लेकिन लीबिया के सामने यहाँ भी एक समस्या थी। वास्तव में इन पाइपों को कार्यस्थल तक पहुंचाने के लिए एक बेहद लंबे एवं शानदार हाईवे की भी आवश्यकता पड़ने वाली थी, ताकि ट्रक उस हाईवे के जरिए कार्यस्थल पर पहुंच सके। इसलिए गद्दाफी ने एक कोरियन कंपनी से बात की और इस कोरियन कंपनी ने करीब 3200 किलोमीटर लंबा रोड रिकॉर्ड समय में बनाकर पूरे कार्य के लिए आगे की राह आसान कर दी। उसके बाद बड़े ट्रकों में लोड करके पाइपों को ग्रेट मैन मेड रिवर वाले निर्माण स्थान पर पहुंचाया जाने लगा। ये पाइप इतने बड़े एवं भारी थे कि एक ट्रक केवल एक ही पाइप को उठाकर ले जा पाता था। दोस्तों, एक और तो विशाल ट्रक पाइपों को निर्माण स्थल पर पहुंचाने में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर अन्य ट्रक लगातार खुदाई से निकली रेत एवं पत्थरों को ढो रहे थे। इस पूरी परियोजना में 8.5 करोड़ क्यूबिक मीटर रेत एवं पत्थरों को निकाला गया और उस रेत के स्थान पर पाइप डाल दिए गए। 5 चरणों में विभाजित किए गए इस कार्य का पहला चरण पूरा होने में ही लगभग $5 बिलियन यानी करीब 44,000 करोड़ भारतीय रुपयों के बराबर खर्च आया। इस चरण में लीबिया के 2 रेगिस्तानी राज्यों, जिनका नाम सारीर एवं ताजेरबो था, जहां इस जीवाश्म पानी का सबसे बड़ा भंडार मिला था, में कई विशाल कुएं नुमा जलकूप खोदे गए और यहाँ के जलकूपों से निकला पानी पाइपों में चलती इस नदी के जरिए लीबिया के उत्तर में बसे अनेकों बड़े शहरों तक पहुंचाया गया। वर्ष 1989 से ही ग्रेट मैन मेड रिवर के दूसरे चरण का कार्य भी शुरू हो चुका था, जिसके लिए दक्षिण पूर्वी राज्य जबल हसोना के पूर्व एवं पश्चिम में जलकूप बनाकर वहां के पानी को लीबिया की राजधानी त्रिपोली तक लाया गया। दूसरे चरण की पाइपलाइन करीब 700 किलोमीटर लंबी थी, वहीं तीसरे चरण की पाइपलाइन तो करीब 1000 किलोमीटर लंबी रही, जिसमें कुफरा राज्य में खोदे गए जलकूपों का पानी बेंगाजी राज्य तक लाया गया। बेंगाजी लीबिया की राजधानी त्रिपोली के बाद इस देश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। तीसरे, चौथे एवं 5वें चरण में ग्रेट मैन मेड रिवर के जाल को अन्य राज्यों में फैलाने के साथ ही पहले चरण में बनी पश्चिमी नदी एवं दूसरे चरण में बनी पूर्वी नदी को आपस में भी जोड़ा गया, ताकि किसी भी दिशा का पानी किसी भी दिशा में पहुंचाया जा सके। साथ ही नदियों के अंतिम सिरों पर 5 बड़े जलाशयों का भी निर्माण किया गया, जिनमें अतिरिक्त पानी का भंडारण किया जा सकता था। कुल मिलाकर इस नदी को मानव निर्मित सबसे बड़ी नदी माना गया और इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया। गिनीज बुक के अनुसार लीबिया की नदी न सिर्फ 60 लाख से अधिक लोगों की प्यास बुझाती है, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा सिंचाई नेटवर्क भी है, जो अकेले ही इस देश की सिंचाई आवश्यकताओं को 70% तक पूरा करती है। इस सिंचाई के कारण ही उत्तरी लीबिया में 50,000 नए पेड़ों को लगाकर इस पूरे इलाके को हरा भरा भी बनाया गया। 90 का दशक आते आते जब यह प्रोजेक्ट संपन्न हुआ, तब तक इसकी लागत $25 बिलियन यानी 2 लाख करोड़ से भी अधिक भारतीय रुपयों के बराबर पहुंच गई थी। और विशेष बात यह है कि गद्दाफी ने यह पूरा कार्य संपन्न करने में ना किसी प्रमुख देश से कोई वित्तीय सहायता ली और ना ही विश्व बैंक से उन्हें कोई कर्ज लेना पड़ा। दोस्तों, भले ही ग्रेट मैन मेड रिवर गद्दाफी की एक बड़ी सफलता थी, लेकिन दूसरी ओर गद्दाफी न सिर्फ पश्चिमी देशों का बल्कि अपने ही देश में अन्य राजनेताओं का भी विरोध लगातार झेल रहे थे, क्योंकि तानाशाही गद्दाफी के दिमाग पर पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। जब सत्ता के सामने चुनौती समाप्त हो जाती है तो शासक निरंकुश हो जाता है। गद्दाफी अपने आलोचकों को सरेआम मौत की घाट उतरवा देता था। उसने न सिर्फ अपने देश में बल्कि अमेरिका, यूरोप और मध्य पूर्व में बसे अपने आलोचकों को मरवाने के लिए भाड़े के हथियारों का इस्तेमाल किया। नतीजन गद्दाफी के खिलाफ विद्रोह इतना अधिक हो गया कि वर्ष 2011 के दौरान लीबिया में गृह युद्ध छिड़ गया और संदिग्ध सैन्य हमले में गद्दाफी को मार डाला गया। गद्दाफी के मारे जाने से न सिर्फ लीबिया में भयंकर अफरा तफरी फैल गई, बल्कि इससे ग्रेट मैन मेड रिवर को भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। 22 जुलाई 2011 को पाइप बनाने वाले 2 संयंत्रों में से एक ब्रेगा प्लांट नाटो के हवाई हमले की चपेट में आ गया। इसी वर्ष 26 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाटो ने दावा किया कि उस प्लांट वाले क्षेत्र के भीतर से हम पर रॉकेट दागे गए थे, इसलिए उन्हें भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। 2014 से 2020 तक चले दूसरे लीबियाई गृह युद्ध के दौरान ग्रेट मैन मेड रिवर के कई स्थानों पर भारी तोड़फोड़ हुई, जिसकी बाद में मरम्मत तक नहीं की गई। जुलाई 2019 को एक हमला करके पश्चिमी पाइपलाइन प्रणाली पर बने 479 कुओं में से 101 कुओं को नष्ट कर दिया गया। यानी कुल मिलाकर कभी लीबिया में खुशहाली लेकर आई ये नदी आज खुद बदहाली के दौर से गुजर रही है और आज ना लीबिया की राजधानी में पानी है एवं ना अन्य दूसरे बड़े शहरों में ही पानी की मौजूदगी है। ये देश जैसे पहले पानी की कमी से जूझ रहा था, ठीक वैसे ही आज एक बार फिर से पानी की कमी से जूझ रहा है। ऐसा लगता है कि लीबिया की हरियाली मात्र कुछ दिनों की ही थी और यहाँ के निवासियों के नसीब में अकाल तो सदा के लिए ही लिखा है।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।